ठीक है, तो लास्ट वाला जो अपना लेक्चर चल रहा था उसके अंदर हम लोग एडिशन ऑफ हेलोजन वाला पोर्शन देख चुके थे। अच्छा हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, ये एडिशन ऑफ हेलोजन वाले में ना एक चीज़ ध्यान रखना कि जो तुम्हारा Br2 होता है ना, जो ब्रोमीन होती है, वो एक्चुअली कैसी होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। Br2 जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो इनिशियली वो रेडिश ब्राउन कलर का था। मान लो तुमने उसकी किसी ऐसे कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करवाई जिसमें डबल बॉन्ड है, या तुम ऐसा बोल दो कि किसी कंपाउंड के अंदर जिसके अंदर अनसेचुरेशन है उससे तुमने इसकी रिएक्शन करवाई, तो हो क्या रहा है, देखो Br2 कंज्यूम हो रहा है। जैसे तुम आगे जाओगे तो Br2 क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। तो इसका मतलब रेड ब्राउन जो कलर आ रहा था ना Br2 की वजह से, वो कैसा हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो ये कैसा बन जाएगा, कलरलेस। अगर ये कलरलेस हो रहा है तो इसका मतलब ये एक विजुअल चेंज है कि नहीं भाई। तुम बताओ ना, पहले रेड ब्राउन था, रेड ब्राउन से कलरलेस हो गया, तो एक विजुअल चेंज आ रहा है। तो तुम इसको ना एज अ टेस्ट यूज़ कर सकते हो। टेस्ट किस में, ये पता लगाने के लिए कि तुम्हारे कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड है या नहीं है। ठीक है ना, अगर डबल बॉन्ड होगा और तुमने Br2 ऐड कराई, तो Br2 क्या करेगी, रिएक्ट करेगी और रेडिश ब्राउन से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसको एज अ टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन भी यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखना, मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है ना, डबल बॉन्ड का पता लगाने के लिए ये यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन लोग एग्जाम्पल 10.4 से। ठीक है ना, एग्जाम्पल 10.4 देखो भाई, 10.4 के अंदर इसने फर्स्ट एग्जाम्पल जो दे रखा है वो कैसा है, वो है, ये है डबल बॉन्ड अपने पास में, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड दे रखा है। अच्छा हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है, इस कंपाउंड का नाम होता है स्टायरीन। स्टायरीन होता है इसका नाम। ठीक है ना, देखो जब तुम पॉलीमर पढ़ते हो ना तो तुम स्टायरीन से पॉलीस्टायरीन बनाते हो। ठीक है ना, तो ये वहाँ पर यूज़ होता है, पर खैर इसकी बात है अपन लोग वहीं पर करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो इसमें तुम HBr ऐड करना चाहते हो, तो तुम HBr ऐड करोगे तो फिर वही वाली बात है कि भाई तुम्हारे पास एक एल्कीन होती है, एल्कीन न्यूक्लियोफिलिक होगी, है ना। एल्कीन न्यूक्लियोफिलिक होगी तो इसकी मैकेनिज्म लिखते हैं अपन लोग। ठीक है ना, मैकेनिज्म कैसी होगी कि भाई एल्कीन न्यूक्लियोफिलिक होगा। अगर एल्कीन न्यूक्लियोफिलिक है तो इसका मतलब वो क्या करेगी, किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ में रिएक्ट करेगी। इलेक्ट्रोफाइल कौन है HBr में, H+। तो ये बना करके क्या बनाएगा, एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा। ठीक है, अब इसमें जो स्टेबल कार्बोकेटाइन है वो कौन सा बनेगा, ये वाला। क्यों, क्योंकि देखो ये जो है, ये जो तुम्हारा वो है ना, क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन, ये एक्चुअली बेंजाइलिक जैसा कुछ कार्बोकेटाइन है। मतलब इसमें रेजोनेंस तो है ही है, बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस तो हो ही रहा है, प्लस इसके अंदर यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन भी हैं, प्लस 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये काफ़ी स्टेबल कंडीशन है। ठीक है, दूसरा जो कार्बोकेटाइन तुम बना सकते थे, दूसरा जो कार्बोकेटाइन बना सकते थे वो क्या बना सकते थे, देखो तुम कार्बोकेटाइन ये वाला बना सकते थे कि तुम्हारा जो कार्बोकेटाइन है वो यहाँ बन जाए। तो इसमें क्या रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन तो है नहीं, तो इसमें केवल और केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन का स्टेबलाइजेशन होता, तो ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा नहीं। ठीक है ना, क्योंकि हमें हमेशा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना होता है। तो ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन था अपना। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, इसके अंदर Br- का अटैक करा दोगे। तो Br- कहाँ का अटैक करेगा, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के ऊपर। तो जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बनेगा बताओ, बेंजीन रिंग, और उसमें बेंजाइलिक पोजीशन पे क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। ठीक है, देखो वही बनाया है इसने, बस थोड़ा ओरिएंटेशन उल्टा सीधा कर दिया है, बाकी प्रोडक्ट यही वाला है वो। ठीक है, चलो आई होप तुम्हें ये मैकेनिज्म जो है वो समझ में आई होगी। कुछ ज़्यादा ऐसी भारी भरकम मैकेनिज्म है भी नहीं। सेकंड वाले पे आ जाओ। देखो सेकंड में क्या बोल रहा है भाई, तुम्हारे पास में एक कंपाउंड है ये, ठीक है ना, ब्यूटीन है, और तुमने उसकी रिएक्शन कराई है HCl के साथ में। वही वाली कहानी करनी है कि ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना, और ये इलेक्ट्रोफाइल है सपोज। ठीक है ना, इलेक्ट्रोफाइल मतलब कैसे होगा, इलेक्ट्रोफाइलिक जो सेंटर होगा वो कौन सा होगा, H+ होगा। ठीक है ना, और ये Cl- डेल्टा नेगेटिव होगा। तो इसकी अगर तुम मैकेनिज्म लिखो तो वो कैसी होगी, देखो ये तुम्हारी एल्कीन थी, तुमने इसकी रिएक्शन कराई H+ के साथ में। ठीक है, H+ के साथ में रिएक्शन करने पर क्या होगा बताओ, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये वाली है। अब इसमें तुम देख रहे हो इसके अंदर 5 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है ना, प्लस एक और पॉसिबिलिटी है जो वो कौन सी है कि भाई इसमें यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाए। इसमें केवल 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो तुम्हें पता है ऊपर वाली पॉसिबिलिटी ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा फेवरेबल है। क्यों, क्योंकि ये वाला मोर स्टेबल है। तो ये कैसा होगा, ये अपना होगा मोर स्टेबल CC, मोर स्टेबल CC। तो इसका मतलब इसके अंदर अगर मैं Br- का अटैक करा दूँ, क्या दिया है, HCl दिया है ना, तो Cl- का अटैक करा दूँ, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पे Cl लग जाएगा, ख़त्म। यही प्रोडक्ट बना रखा है उसने, समझ में आया। अब आ जाओ थर्ड वाले पे। ठीक है ना, देखो थर्ड वाले में एक चीज़ ध्यान रखना, थर्ड वाले में उसने क्या किया है, HBr को ऐड किया है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है ना, अब देखो ये दे दिया उसने, और उसने दे दिया तुम्हें कंपाउंड कुछ ऐसा। ठीक है, अब उसने कंपाउंड दिया और फिर वो तुम्हें बोल रहा है
कि भाई बताओ इसमें तुम HBr ऐड कर रहे हो, इसमें तुम क्या ऐड कर रहे हो, HBr ऐड कर रहे हो, पर किसके प्रेजेंस में कर रहे हो, पेरोक्साइड। अब देखो पेरोक्साइड की जगह ना कई बार वो ऐसे भी लिख के दे देता है ROOR, तो ये भी पेरोक्साइड ही होता है। भाई पेरोक्साइड बॉन्ड क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड ही तो होता है, पेरोक्साइड बॉन्ड कहलाता है ये। तो ये एक्चुअली क्या होता है, बहुत ही वीक बॉन्ड होता है और ये क्लीव हो जाता है, ठीक है ना, टूट जाता है, होमोलिटिक क्लीवेज शो करता है और रेडिकल का फॉर्मेशन करवाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो HBr है ना, HBr और पेरोक्साइड जब साथ में प्रेजेंट होते हैं तो एक इफेक्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, ठीक है ना। क्या कहते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं खराश इफेक्ट, ठीक है ना, खराश इफेक्ट। इसमें एक ध्यान रखना, जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो हमेशा कौन सा बनेगा, एंटी मार्कोनिकॉव रिड्यूस एक्टिविटी के हिसाब से बनेगा। देखो ऊपर के जो अपन ने दोनों प्रोडक्ट बनाए ना, वो दोनों कैसे बनाए, मार्कोनिकॉव वाले बनाए। मार्कोनिकॉव क्या होता है वो मैं कल के लेक्चर में कवर कर चुका हूँ, ठीक है ना, कल के मतलब जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैं डाल चुका हूँ। तो ध्यान रख लेना कि इसमें फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में कैसा बन रहा है, इन दोनों में बन रहा है मार्कोनिकॉव, मार्कोनिकॉव बन रहा है, ठीक है ना। और इस वाले में कैसा बनेगा, इस वाले में बनेगा एंटी मार्कोनिकॉव, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉव क्यों है, क्योंकि हमने ये पढ़ लिया है कि भाई जो रेडिकल मैकेनिज्म है, जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, जो पेरोक्साइड इफेक्ट होता है या खराश इफेक्ट होता है, ये हम हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जो डिटेल मैकेनिज्म है वो तो वहीं पे ही आएगी। अभी हमें ये पता है कि भाई एंटी मार्कोनिकॉव बनता है, तो हमें इसमें एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है ना। अब मार्कोनिकॉव क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट विल ऐड टू दैट कार्बन विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या नाम से वो वहाँ ऐड होगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड। तो इसका मतलब ये कैसा बनेगा, तो अपना प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनने वाला है कि इसमें ये बन जाएगा, यहाँ पे Br इधर लग जाएगा, वही बनाया उसने, ठीक है ना, क्योंकि ये तुम्हारी लेस सब्स्टिट्यूटेड साइट है ना। और एंटी मार्कोनिकॉव रूल यही कहता है कि नेगेटिव जो पार्ट होगा ना इस ऐड होने वाली स्पीशीज़ का, वो वहाँ ऐड होगा जहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और मार्कोनिकॉव क्या कहता है कि वहाँ पर ऐड होगा जहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूशन है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमने यहाँ देख लिया, ठीक है। तो ये अपने को एग्जाम्पल 10.4 जो है वो समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखना। देखो एक पॉइंट बना के लिख लेना कि जो खराश इफेक्ट है ना, खराश इफेक्ट है या जो पेरोक्साइड इफेक्ट है, वो एप्लीकेबल रहता है ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ, ओनली फॉर HBr। अगर तुमने यहाँ पे HCl यूज़ कर लिया होता या HI यूज़ कर लिया होता ना, तो यहाँ पे तुम पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं लगाते, तुम पेरोक्साइड इफेक्ट केवल और केवल HBr के प्रेजेंस में लगाते हो। HBr और पेरोक्साइड दोनों होने चाहिए, ठीक है। अगर तुमने लिख दिया कि HCl और पेरोक्साइड है, तो वहाँ पे तुम एंटी मार्कोनिकॉव नहीं बनाओगे, वहाँ पे तुम मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट ही बनाने वाले हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ आ जाओ। देखो अब ये अपने पास में हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन जो है वो आ चुकी है, ठीक है ना। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बहुत आसान है, कुछ इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की चीज़ नहीं होती है। देख लेते हैं इसको कि हेलोजन एक्सचेंज में क्या चलता है, ठीक है। हेलोजन एक्सचेंज, देखो हेलोजन एक्सचेंज के अंदर क्या होता है यार, सिंपल, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है हमें कि जो हेलोजन एटम्स हैं वो क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे एक जो रिएक्शन होती है इसमें वो होती है फिंकलस्टाइन रिएक्शन, ठीक है ना, फिंकलस्टाइन रिएक्शन। अब देखो मैंने इसको कैसे ध्यान रख रखा है, फिंकलस्टाइन कैसे, इसमें ना आई आता है, ऑल्दो थोड़ी सी स्टूपिड वो है ट्रिक है, बट काम कर जाती है मेरे लिए, ठीक है ना, हो सकता है तुम्हारे लिए भी काम कर जाए। इसमें आई आ रहा है, तो आई आ रहा है तो इसका मतलब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, RX की रिएक्शन कराएंगे सोडियम आयोडाइड के साथ में, आई के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, है ना, सोडियम आयोडाइड के साथ में, क्योंकि नाम में आई आ रहा है, ठीक है ना। वरना मैं फिंकलस्टाइन और स्वार्ट्स में क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो मैंने ऐसे ध्यान रख रखा है कि RX की NaI के साथ में रिएक्शन करवाऊंगा तो कुछ नहीं है, दोनों हेलोजन एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो X क्या हो सकता है, यहाँ पे क्लोरीन हो सकता है और ब्रोमीन हो सकता है। तो ऐसा अगर तुम करोगे तो ये क्या बन जाएगा, RI बन जाएगा, एल्काइल आयोडाइड बनेगा और NaX बन जाएगा। तो क्या हो रहा है, हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है ना। भाई तुम खुद सोचो, हेलोजन का जो X था, सॉरी एल्काइल ग्रुप का जो हेलोजन था वो चला गया सोडियम के साथ में, और ये जो एल्काइल ग्रुप जिसके साथ में X जुड़ा हुआ था उसके साथ अब आयोडीन लग चुका है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम एक तरीके की हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, ये जो NaX है ना, ये क्या बना लेता है, PPT बना लेता है, ठीक है। अब अगर ये PPT बन रहा है तो तुम इसको ऐसे समझो कि ये ना रिएक्शन प्रोडक्ट से रिमूव हो रहा है एक तरीके से। तो अगर ये रिमूव होगा तो ये रिएक्शन और ज़्यादा आगे की तरफ भागेगी। तो वही चीज़ लिखी है यहाँ पे कि NaCl एंड NaBr 10 फॉर्मूला प्रेसिपिटेट इन ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन में क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, है ना, PPT बन जाते हैं इनका नीचे। इट फैसिलिटेट्स द फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियस प्रिंसिपल। तो तुम जितना जल्दी इसको खाली कर दोगे, इसको निकाल लोगे या इसको सबसाइड कर दोगे, रिएक्शन उतनी जल्दी आगे की तरफ भागने की कोशिश करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनने लग जाएगा अपने पास में, ठीक है। ये हो गया फिंकलस्टाइन रिएक्शन के बारे में।
दूसरा होता है अपने पास में स्वार्ट्स रिएक्शन। दूसरी कौन सी होती है भैया? स्वार्ट्स रिएक्शन। देखो स्वार्ट्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है, स्वार्ट्स रिएक्शन में तुम ना फ्लोरीन ऐड करते हो, मतलब जो भी अल्काइल हैलाइड है तुम्हारे पास में, ठीक है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है हमें दे रखा है CH3Br दिया हुआ है और उसकी रिएक्शन कराई है उसने AgF के साथ में, ठीक है। तो क्या बनता है यहाँ पे CH3F प्लस AgBr। देख लो तुम्हें दिख रहा है कि भाई Ag के साथ अब Br लग गया और CH3 के साथ F लग गया, वही प्रोडक्ट है। तो हेलोजन क्या हो रहे हैं? एक्सचेंज हो रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि तुम ये AgF की जगह और क्या क्या यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। AgF की जगह तुम चाहो तो Hg2F2 यूज़ कर सकते हो, CuF2 यूज़ कर सकते हो, SbF3 यूज़ कर सकते हो। देखो हमेशा ध्यान रखना, तुम्हें अगर सिंपल एग्जाम में NaI और AgF दे देगा ना तो तुम बहुत आसानी से बना लोगे प्रोडक्ट को। बट कई लोग क्या होता है, जब ये मिल जाता है ना Hg2F2, CuF2 या SbF3, तो वो भूल जाते हैं कि ये स्वार्ट्स रिएक्शन है, ठीक है ना। तो इनको हाईलाइट कर लेना, ये कैसे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसका ध्यान रख लेना। चलो बाकी इसमें इतना कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने लायक है नहीं, तुम्हें पता है बस तुम्हें जो अपने हेलोजन्स हैं उनको एक्सचेंज करना है। फिंकलस्टाइन का कैसे ध्यान रखना है कि भाई इसके नाम में आई आता है और ये NaI का सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। स्वार्ट्स रिएक्शन में तुम जानते हो कि भैया फ्लोरीन का एक्सचेंज कराया जाएगा। अब आ जाते हैं अपने इंटेक्स क्वेश्चन के ऊपर। देखो इनको बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है इस वाले इंटेक्स के अंदर, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन दे रखा है 10.2, इसने दिया है हमें 10.2। तो 10.2 क्या कह रहा है, देखो वाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद KI। मतलब वो क्या कहना चाहता था, क्वेश्चन क्या है वो समझो। देखो वही कह रहा है कि मेरे पास एल्कोहल है ना, और मैं अगर H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराऊं और KI डाल दूं तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनना चाहिए। हम अगर नॉर्मल लॉजिक से सोचें तो हम ये सोचेंगे कि भैया RI बन जाएगा, ठीक है ना। और जो हमारा मैकेनिज़्म हम लगाएंगे वो कुछ ऐसा होगा कि भाई मेरे पास में एल्कोहल है, मुझे पता है ये OH एक अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता, तो मैं क्या करा सकता हूँ, मैं H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवा सकता हूँ इसकी। तो मतलब मैं इसको प्रोटोनेट करवाऊँगा तो ये क्या बनाएगा, ROH2+, ठीक है। अगर ये बन गया तो ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप बन जाएगा। अगर ये अच्छा लीविंग ग्रुप बन जाएगा तो ये बनेगा R+ और इसकी I- के साथ में रिएक्शन हो जाएगी और ये एल्काइल आयोडाइड बना लेगा। पर ये तो हमारा एक्सपेक्टेड है, ये हमारा एक्सपेक्टेड मैकेनिज्म है, ठीक है ना। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तुम जब H2SO4 यूज़ कर लेते हो ना तो ये H2SO4 क्या करता है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ध्यान रखना किसकी तरह काम करता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अगर तुम इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर के चले हुए हो तो ये एक बात ध्यान रख लेना कि जब तुम इसकी रिएक्शन करवाओगे, देखो एक्चुअल रिएक्शन क्या होगा, एक्चुअल में क्या होगा कि जैसे मान लो तुमने KI ले लिया और तुमने उसकी रिएक्शन कराई H2SO4 के साथ में, ठीक है। तो ये H2SO4 क्या करेगा, इसको HI में कन्वर्ट कर देगा प्लस KHSO4 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। भाई कुछ नहीं है, H2SO4 से एक प्रोटॉन है वो कहाँ चला गया, आयोडीन के पास जा चुका है, HI बन चुका है, ठीक है। अब एक्चुअली ये जो HI है ना उसकी रिएक्शन हो जाती है H2SO4 के साथ में, तो तुम्हारा ये जो H2SO4 है ना, H2SO4 है वो टूटता है किसमें, H2O में प्लस SO2 के अंदर प्लस ऑक्सीजन के अंदर। अब ये ऑक्सीजन जो है ना उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। अब जैसे मान लो कि मैंने दिया कि भाई मेरे पास मीडियम में KI था और मैंने उसका ऑक्सीडेशन करवा दिया, ठीक है। तो अब सॉरी, मेरे पास मीडियम में HI था, HI बन गया ना ऊपर, तो मेरे पास HI था और उस HI का मैंने ऑक्सीडेशन करा दिया, ठीक है। तो बताओ इसका ऑक्सीडेशन कराने पर क्या होगा, देखो यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -1। अब तुम्हें ऑक्सीडेशन करवाना है मतलब तुम क्या करोगे, ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाओगे, तो इसका मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I2 में कन्वर्ट होगा प्लस H2O बन जाएगा यहाँ पे तुम्हारे पास, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, तुम जब किसी एल्कोहल की रिएक्शन करवाना चाहते हो तो तुम्हारा जो एसिड का रोल है वो क्या होता है, वो होता है उसको इस OH को एक अच्छे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। वो काम H2SO4 कर सकता है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। किंतु जो दिक्कत है वो ये है कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है और KI को किस में कन्वर्ट कर देता है, I2 में कन्वर्ट कर देता है। अब I2 में कन्वर्ट हो गया तो I2 अब न्यूक्लियोफिलिक थोड़ी रहा, I2 न्यूक्लियोफिलिक थोड़ी रहेगा, I2 थोड़ी ना अटैक करेगा मतलब R+ के ऊपर, कार्बोकेटाइन के ऊपर। जैसे हमने इस स्टेप में देखा कि तुम्हारा R+ जो है वो I- के साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, H2SO4 एक्चुअली क्या करता है, इस HI को ऑक्सीडाइज कर देगा किसके अंदर, आयोडीन के अंदर, ठीक है।
तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है ना, जब भी तुम अल्कोहल की रिएक्शन कराते हो KI के साथ में, ठीक है। पर उसकी जगह कौन यूज़ किया जा सकता है, उसकी जगह तुम यूज़ कर सकते हो H3PO4 को यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तुम चाहो तो H3PO4 को यूज़ कर लो, वो इसको प्रोटोनेशन करा देगा, ठीक है ना। अगर तुम H3PO4 यूज़ करते हो ना तो देखो क्या होगा, जैसे मान लो तुमने ROH ले लिया और तुमने इसकी रिएक्शन कराई H3PO4 के साथ में, तो ये क्या करता है, ये इसको प्रोटोनेट करता है, ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, है ना। अब जैसे ये रिलीज़ होगा, सपोज ये 3 डिग्री अल्कोहल था, कोई 3 डिग्री अल्कोहल था, तो हमें पता है कि 3 डिग्री अल्कोहल के इसमें रिलीज़ होकर के हमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिलेगा। क्या मिलेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिल जाएगा। और ये जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो फर्दर के साथ में रिएक्शन कर लेगा KI के साथ में। तो जैसे ही तुम R+ की रिएक्शन I- के साथ में कराओगे तो ये क्या बना लेगा, RI बना लेगा। ये रिएक्शन तब हो जाएगी, ठीक है, H3PO4 के प्रेजेंस में हो जाएगी, बट H2SO4 के प्रेजेंस में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, उसका रीज़न मैं बता चुका हूँ कि वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाता है किसका, HI का I2 के अंदर, ठीक है। चलो ये अपना हो गया 10.2 ख़त्म। अब 10.2 के बाद में अपने पास में आता है भैया 10.3 आ गया। देखो 10.3 में वो क्या बोलता है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन, ठीक है ना। तो पहले सिंपल है, प्रोपेन बना लो, ठीक है। अब तुम्हें डाई हैलोजन डेरिवेटिव बनाना है। डाई हैलोजन डेरिवेटिव कैसे बन सकता है, देखो एक बार तुम x को यहाँ लगा लो, एक बार x को यहाँ लगा लो, मतलब तुमने 1 2 3 ऐसे नंबरिंग कर दी, ठीक है। अब इस तरीके से नंबरिंग करने पे तुमने पहले 1 2 पोजीशन पे लगा लिया, 1,2 पोजीशन पे लगा लिया। दूसरा तुम क्या कर सकते हो भाई, दोनों को ना इसी पे लगा दो, ठीक है ना। दोनों x को तुम कहाँ लगा दो, 1,1 पे लगा दो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है भाई, देखो कि एक को तो तुम 1 पे लगा दो और एक को 3 पे लगा दो, 1,3 पे लगा दो, ठीक है ना। और जो चौथी पॉसिबिलिटी है वो क्या हो सकती है कि दोनों को सेकंड पोजीशन पे लगा दो, ठीक है। ये हो गया, और दोनों x को सेकंड पोजीशन पे लगा दो, तो ये कहाँ लग जाएंगे, 2,2 पे, ठीक है। बताओ क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी प्रेजेंट है तुम्हारे पास में, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है ना। या तो तुम 1 1 पे लगा लो पहले, ठीक है ना, फिर तुम एक आगे बढ़ा दो, 1 2 पे ले जाओ, फिर 1 2 के बाद में 1 3 पे ले जाओ, ठीक है ना। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, 2 2 पे रहेगी। अब तुम ऐसा नहीं ले सकते कि 3 3 पे लगा दो। देखो जो 3 3 पे लगाएगा ना वो 1 1 के बराबर ही हो जाएगा। जैसे मान लो अगर तुमने ऐसे कहा ना 1 2 3, तो यहाँ पे तुमने यहाँ लगा दिया अगर इसको, तो ये नंबरिंग गलत है। अब नंबरिंग ऐसी नहीं रहेगी, अब नंबरिंग कैसे रहेगी, अब नंबरिंग ऐसी रहेगी 1 2 3, तो ये और ये आइडेंटिकल हो गए ना, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि भाई इसमें तुम ऐसा नहीं करा सकते, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं इसके अंदर, ठीक है। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी इसके हेलोजिनेशन कराने के लिए, क्योंकि उसने लिख दिया है साफ साफ तुम्हें डाई हेलोजिनेशन कराना है, ठीक है। चलो 10.3 हो गया। अब आ जाते हैं भैया 10.4 के ऊपर। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है 10.4। क्या बोल रहा है, अमंग द आइसोमेरिक एल्केन्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12, उसने बोल दिया C5H12 है मेरे पास में, और वो बोल रहा है आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन यील्ड्स अ सिंगल मोनोक्लोराइड, ठीक है ना। देखो अब वो ये बोल रहा है कि C5H12 मेरे पास में कंपाउंड है, ठीक है ना। इसको अगर मैं CXHY टाइप का कंपाउंड मान सकता हूँ, तो मैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन लिख सकता हूँ इसकी। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन मुझे पता है कि ऐसे केसेस में x+1 माइनस y/2 आती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगी, x+1 कितना हो जाएगा 6, माइनस y/2 का मतलब कितना आ जाएगा 6, ये कितना हो गया 0। इसका मतलब डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 0 है इस कंपाउंड का, ठीक है ना। मतलब ये साइक्लिक नहीं है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ठीक है ना, स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। अब उसने बोला कि भाई तुम्हें उसका ऐसा स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाना है, ठीक है ना, ऐसा आइसोमर बनाना है जिसमें केवल एक ही मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट बने, ठीक है ना। मतलब मोनोक्लोरिनेशन करने के बाद में एक ही प्रोडक्ट बन सकता है, मोर देन 1 प्रोडक्ट ना बन पाए, ठीक है ना। तो C5H12 का ऐसा जो आइसोमर होगा वो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो ध्यान से देखना है इसको, जैसे मान लो अगर मैं ऐसे लिख दूँ CH3 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 और ये आ गया अपना CH3। बताओ यहाँ कार्बन कितने हैं, 5 हैं, कार्बन 5 हो गए। हाइड्रोजन गिनो कितने हो गए, 3 है, और 4 × 12 12 हो गए, C5H12, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हो क्या रहा है, जितने भी ये हाइड्रोजन है ना, जितने भी ये हाइड्रोजन है सब एक ही टाइप के हाइड्रोजन है। एक ही टाइप के हाइड्रोजन होने का क्या मतलब है कि तुम इसमें कहीं पे भी क्लोरीन लगा दो, कंपाउंड का नाम क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल करके देख लेते हैं, इसको करके देख लेते हैं। जैसे सपोज़ कि मैंने
ऐसा किया, CH2 यहाँ पे लगा दिया Cl, यहाँ लगा दिया CH3, यहाँ लगा दिया CH3 और यहाँ लगा दिया CH3। अब मैं क्या करता हूँ, जस्ट चेक करने के लिए किसी भी दूसरे कार्बन एटम के ऊपर क्लोरीनेशन कर देता हूँ। CH3, CH2, Cl, ये CH3 और ये CH3। अब तुम नाम देने की कोशिश करो, 1 2 3, ठीक है ना। तो इसका जो नाम आएगा वो क्या आएगा, देखो 1 पे लगा है तुम्हारे पास में क्लोरो, 1 पे क्या लगा है भैया, क्लोरो, ठीक है, 1 पे क्लोरो है और 2 पे लगा है डायमिथाइल। तो ये क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2,2 डायमिथाइल और ये 3 कार्बन एटम है, इसलिए क्या आ जाएगा, प्रोपेन, ठीक है। अब दूसरे वाले का नाम देखो, उसका भी सेम ही आएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या आएगा, देखो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अब देखो अभी भी 1 पे क्लोरो लगा हुआ है और 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए, 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए, तो नाम अभी भी क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है। नाम अभी भी क्या आएगा, नाम अभी भी हमारा यही आने वाला है, एग्जैक्ट यही नाम आ रहा है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ये चीज़ तुम्हें थोड़ी सी ना ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई सेम हाइड्रोजन, सेम टाइप के हाइड्रोजन वो होंगे जहाँ पे क्लोरीनेशन करने के बाद में तुम्हें सेम ही कंपाउंड मिलने वाला है, ठीक है। तो ये अपना वो वाला एग्जाम्पल होगा जिसके अंदर तुम एक ही मोनोक्लोराइड ऑब्टेन कर पाओगे, ठीक है ना, एक ही मोनोक्लोराइड ऑब्टेन कर पाओगे। ये वो वाला स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा C5H12 का। अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा बनाओ जिसमें तुम्हें ना 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड मिल जाएं। तो जिसमें 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड मिलेंगे वो कौन सा होगा, देखो सेकंड वाला है हमारे पास में। अगर मैं ऐसा बनाऊँ CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, इसमें कार्बन कितने, 5 हैं, हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 3 6, 6 4 10 और 2 12, ठीक है ना, H12, C5H12 हो गए। अब C5H12 है। अब एक काम करो, अब क्लोरीनेशन करके देखो कौन से बनने वाले हैं अपने पास में। अपने पास बनेगा एक तो CH2, यहाँ पर लग जाएगा Cl, यहाँ पर आ जाएगा CH2 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 CH3, एक तो ये हो गया। दूसरा कौन सा हो जाएगा, देखो CH3। अब इस क्लोरीन को ना जस्ट आगे वाले पे लगा रहा हूँ, मतलब ये CHCl, यहाँ आ जाएगा CH2 और ये आ जाएगा CH3, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी हो गई। एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है, वो क्या होगी, देखो CH3 CH2 CHCl CH2 CH3, ये हो गया। अब कई लोग सोचेंगे कि भाई इसी क्लोरीन को एक बार और आगे बढ़ा दो, है ना, यहाँ लगा देते हैं आगे वाले पे। तो एक काम करो, उस वाले को बनाओ। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं दूसरे कलर से। मान लो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, CH3 CH2 CH2 CHCl CH3, ये और ये आइडेंटिकल हो गए। कैसे, देखो 1 2 3 4 5, क्या नाम आ रहा है, 2 पे क्लोरो पेंटेन, इसमें देखो 1 2 3 4 5, 2 पे क्लोरो पेंटेन, दोनों सेम है, तो इसको हटा दो, सीधी सी बात, ठीक है। यही 3 आइसोमर्स बन पाएंगे इस वाले स्ट्रक्चरल आइसोमर के। तो ये ध्यान रखना, ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चरल आइसोमर बन रहा है C5H11 का, वो क्या है, वो 3 मोनोक्लोरो आइसोमर्स देगा, ठीक है ना, मोनोक्लोरिनेशन कराने पे, ठीक। चलो अब आ जाओ थर्ड केस के ऊपर, ठीक है ना। थर्ड केस में वो क्या बोल रहा है भाई कि मेरे को ना अब 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड चाहिए। कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो 4 वाला बना के देखते हैं भाई, देखो कैसे बनेगा। CH3 CH3, यहाँ लगा दो H, यहाँ लगा दो CH2 CH3, ठीक है ना। अब देखो इसमें तुम फिर से अब काउंट करो कि कितने डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन है इसके अंदर, ठीक है ना। तो डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन कौन सी होंगी, देखो ये वाली हाइड्रोजन और ये वाली हाइड्रोजन तो एक टाइप की हो गई, है कि नहीं। दूसरी टाइप की हाइड्रोजन तुम्हारी हो जाएगी ये वाली, ठीक है। तीसरी टाइप की हाइड्रोजन हो जाएगी तुम्हारी ये वाली, और चौथी टाइप की हाइड्रोजन हो जाएगी ये वाली। तो मैंने अलग अलग कलर से डिनोट कर दिया है हर एक टाइप की हाइड्रोजन को। तो जैसे मान लो ये जो ब्लू वाले सर्कल है ना, ये दोनों हाइड्रोजन कैसी, ये दोनों जो 6 हाइड्रोजन है ये एक टाइप की होंगी। मतलब अगर मान लो मैंने यहाँ क्लोरीनेशन किया तो मतलब नाम क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। और अगर मैंने ये ग्रे वाले पे कर दिया क्लोरीनेशन तो नाम क्या आएगा, अलग आएगा, ठीक है। तो ये तुम करके देख सकते हो। अब मैं करके बता देता हूँ एक बार, ये ब्लू वाला करके बता देता हूँ, कई लोगों को इसमें दिक्कत आती है। क्योंकि मान लो मैंने यहाँ पे CH2Cl लगा दिया, यहाँ आ गया CH, यहाँ आ गया CH3, यहाँ आ गया CH2, यहाँ आ गया CH3, ठीक है। अब नंबरिंग करके देखो, ठीक है। तुम्हें क्या दिख रहा है, 1 पे क्लोरीन लगा है, 2 पे मिथाइल लगा है। अब मैं जो मैंने ब्लू कलर से दूसरा वाला सर्कल कर रखा है ना, मैं वहाँ पे क्लोरीन लगाऊंगा।
तो जैसे मान लो मैंने ये ले लिया CH3, C ये आ जाएगा CH2Cl, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2 और यहाँ पर CH3। अब देखो 1 2 3 4 क्या दिख रहा है इसमें, पहले वाले में क्या दिख रहा है, देखो 1 पे क्लोरीन 2 पे मिथाइल, यहाँ भी क्या हो रहा है 1 पे क्लोरीन 2 पे मिथाइल। सीधी सी बात है, इसका मतलब दोनों कैसे हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं। ठीक है, तो तुम्हें 4 कौन से मिले, देखो एक बार तो तुम जो ब्लू सर्कल वाला है उसमें क्लोरीन लगा सकते हो, एक बार ये क्रीम कलर वाले में क्लोरीन लगा सकते हो हाइड्रोजन को हटा करके, एक बार ग्रे वाले हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन लगा सकते हो, और एक बार ये जो कैसा कलर है ये पिंक जो कलर है ना ये, हाँ पिंक जैसा ही है, तो ये पिंक कलर वाले हाइड्रोजन को हटा करके क्या कहते हैं, जब तुम क्लोरीन लगाओगे तो तुम्हें एक टाइप का प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो ये ध्यान रखना यहाँ पे तुम्हें 4 अलग अलग मोनोक्लोरो आइसोमर्स मिलेंगे इसके अंदर। ठीक, चलो भाई ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 10.5 वाला। ठीक है ना, थर्ड वाला हो चुका है, 10.5 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखो भाई 10.5 पे आ जाओ। देखो 10.5 में पहला जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, पहले क्वेश्चन के अंदर उसने बोला कि भैया आपके पास में ये अल्कोहल दे रखी है, ठीक है, और आप उसकी रिएक्शन करा दो SOCl2 के साथ में। ठीक है, कल ही मैंने ये रिएक्शन बताई है और हमें पता है कि इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा OH की जगह क्या आ जाएगा Cl प्लस SO2 प्लस HCl। मैंने कल भी बताया था कि ये जो दोनों प्रोडक्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं गैसियस। ठीक है ना, गैसेस होते तो उड़ जाती हैं। ठीक है ना, और इसीलिए प्रेफर्ड मेथड होता है। ठीक है ना, इसीलिए ये एक रिलेटिवली प्रेफर्ड मेथड है। ध्यान रखना इसका एक नाम होता है, इसका नाम होता है डार्जन्स मेथड। ठीक है ना, डार्जन्स मेथड, ये मैं वहाँ पर भी बता चुका था। ठीक है ना, इसका नाम डार्जन्स मेथड होता है। एक काम करते हैं, इसकी छोटी सी मैकेनिज्म लिख के देख लेते हैं। ठीक है ना, हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। देखो मान लो ये तुम्हारे पास में अल्कोहल है, ठीक है, और तुम्हारे पास में ये है SOCl2। ठीक है, तो ये हो क्या रहा है, ये अटैक मार रहा है इसके ऊपर, Cl रिलीज़ होगा। अब ये एक अच्छे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक अच्छे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब तुम चाहो तो इस लीविंग ग्रुप को हटा करके इसकी जगह क्लोरीन को लगा सकते हो। ठीक है, तो इसकी जो मैकेनिज़्म है वो मैं कल ही बता चुका हूँ कि ये किस तरीके से होता है। ठीक है ना, हमने एक रफ़ मैकेनिज़्म देखी है। ठीक है ना, हमें बस प्रोडक्ट बनाना था, रफ़ मैकेनिज़्म हमने जो लगेगी वो इसके अंदर काम आने वाली है वो हमने देख ली थी। ठीक है, तो ये पहला वाला हमारा प्रोडक्ट बन चुका है। दूसरा वाला देखो भाई, दूसरे वाले के अंदर क्या होता है, देखो दूसरे वाले के अंदर तुम्हें ऐसा दे रखा है कि ये हमारी बेंजीन रिंग है, यहाँ नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे लगा हुआ है CH2CH3। ठीक है, अब उसने बोला कि भाई तुम इसकी ब्रोमिनेशन करवाना चाहते हो और तुमने UV लाइट यूज़ कर रखी है, मतलब तुम HNU यूज़ कर रहे हो। ठीक है ना, तुम्हें पता है कि भाई लाइट में किसी फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग कुछ एनर्जी होती है। ठीक है ना, तो जब तुमने ये डाला तो यहाँ पर ना एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है ना, एक कार्बोकेटाइन बनेगा, सॉरी फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है ना, अब वो जो फ्री रेडिकल बनेगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रोमिनेशन होगा। तो जैसे मान लो अगर तुम देखो तो यहाँ पे तुम ऐसा कहोगे कि भाई ये नाइट्रो यहीं पे है और इस पोजीशन पे बेंजाइलिक पोजीशन पे क्या बन जाएगा, रेडिकल। क्यों, क्योंकि बेंजाइलिक रेडिकल जो होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। बेंजाइलिक रेडिकल जो होता है वो कैसा होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। ठीक है, तो जैसे ही तुम इसके अंदर ब्रोमिनेशन करोगे तो वो ब्रोमिनेशन कैसा दिखेगा तुम्हें, बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाएगा, यहाँ लग गया ब्रोमीन और यहाँ आ गया भैया क्या, NO2। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये बहुत ही मतलब आसान क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा इसके अंदर दिमाग लगाने लायक होता है नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, ये हो गया अपना सेकंड वाला। थर्ड वाले पे आते हैं। देखो थर्ड वाला बहुत आसान है। देखो थर्ड में वो क्या कह रहा है, एक कंपाउंड दिया उसने मुझे और यहाँ लगाए CH2OH और यहाँ लगाए OH। ठीक है, अब देखो ये जो पोर्शन है ना, कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, ये एल्कोहलिक पोर्शन है। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है ये कैसा है, ये फिनॉलिक पोर्शन है। ठीक है ना, कल भी मैंने बताया था कि भाई फिनॉल के केस में क्या होता है, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखता है। तो इसका मतलब इस पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन किस वाले पे होगा, सब्स्टिट्यूशन इस वाले बॉन्ड का होगा। ठीक है, तो चलो करके देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो तुमने HCl डाला, ठीक है ना, HCl डाला तो HCl क्या करेगा, पहले इसको प्रोटोनेट करेगा, इसको प्रोटोनेट करके क्या कराएगा, एक बेटर लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेगा OH2 प्लस में। अब ये वाला OH तो लीव हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि ये वाला जो कार्बन, ये वाला जो बॉन्ड है वो कैसा होता है, ये वाला जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखता है। ठीक है ना, और अगर वो लीव हो भी गया
तो एक अनस्टेबल कैटायन बनेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एराइल कार्बोकैटायन, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना। ये चीज़ें मैं तुम्हें कल के वीडियो में बता चुका हूँ, ये जो प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसमें बता दिया है, तो उसको देख लेना अगर तुम लोगों को नहीं देखा होगा तो होगा क्या, अब मान लो ये रिलीज़ हो जाए यहाँ से, ठीक है, ये रिलीज़ होगा क्योंकि वो बेटर लीविंग ग्रुप था, तो अगर ये रिलीज़ होगा तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर क्या आ जाएगा OH। अब देखो ये एक ऐसा कार्बोकैटायन है ना जो स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ये, ठीक है ना, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। तो एक्चुअली तुम इसको बेंजाइलिक बोल सकते हो, ठीक है ना, बेंजाइलिक पोजीशन पे कार्बोकैटायन है। पर यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है कि ये जो अपना ऑक्सीजन है ना, ये अपने लोन पेयर से स्टेबलाइज करता है इसको। कैसे, देखो ऑक्सीजन का लोन पेयर आगे बढ़ा, ये यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया, तो तुम्हारा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, देखो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल और यहाँ पे डबल। अच्छा अब एक यहाँ पे क्वेश्चन बनाता हूँ मैं, मान लो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है ना, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, और मैंने तुमसे पूछा कि भाई बताओ कौन सा ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो कई लोग बोलते हैं कि भाई ये वाला ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है, बट ध्यान रखना सेकेंड वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबकी ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है ना, सेकेंड वाले के अंदर कंप्लीट ऑक्टेट चला हुआ है, कंप्लीट ऑक्टेट है। भाई तुम कुछ समझो ना, पहले वाले के अंदर यहाँ पे इस कार्बोकैटायन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। कार्बोकैटायन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है ना, उसका ऑक्टेट कंप्लीट थोड़ी होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि तुम्हारा ऑक्टेट जो है वो क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है तो सेकंड वाले की स्टेबिलिटी जो होगी वो रिलेटिवली ज़्यादा हो जाएगी। चलो ठीक है, तो ये तो खैर अपने काम का नहीं था, हमें तो सिंपल इससे क्या करना था, प्रोडक्ट बनाना था। अब जैसे मान लो मैं इससे Cl- की अटैक करा दूँ, तो Cl- कहाँ अटैक करेगा बताओ, Cl- अटैक कराएगा तुम्हारा बेंजेलिक पोजीशन पे, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा कि यहाँ आ जाएगा OH और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा Cl, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारे थर्ड पार्ट के अंदर। अब आ जाओ भाई फोर्थ पार्ट के ऊपर, देखो कि फोर्थ पार्ट में क्या है। देखो फोर्थ पार्ट में कुछ नहीं है, तुम्हारे पास में एक एल्कीन दे रखी है, ठीक है, एक एल्कीन दे रखी है ये, ठीक है, और तुम्हें HI ऐड करने को बोल दिया है। तो HI ऐड करना है मतलब तुम मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से ऐड करोगे, ठीक है। तुम्हें पता है यार ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है, और ये कैसे रिएक्ट करेगी, मैकेनिज्म हल्का सा लिख लेते हैं, ठीक है, कि जैसे मान लो ये एल्कीन थी मेरे पास में, ठीक है, मैंने इसकी रिएक्शन कराई H+ के साथ, क्योंकि HI क्या करेगा, एसिडिक होगा, H+ प्रोवाइड करेगा और मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा। तो बताओ यहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन ये बनेगी, ठीक है ना। कितने इसमें, 4 3 7, 4 3 7 कैसे, ये 4 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर है 7 अल्फा हाइड्रोजन। अगर इसमें 7 अल्फा हाइड्रोजन है तो तुम क्या कर सकते हो, तुम ये बोलोगे कि ये रिलेटिवली मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगी। जो दूसरी कार्बोकैटायन बन सकती है वो कौन सी बन सकती है, देखो वो बन सकती है तुम्हारे पास यहाँ पॉजिटिव और ये, इसमें कौन सी अल्फा हाइड्रोजन होंगी, एक ये और 2 ये वाली, तो इसका मतलब इसमें केवल 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ऊपर वाली कार्बोकैटायन कैसी होगी, मोर स्टेबल होगी, तो नीचे वाली को हटा दो, ठीक है। अब देखो इसके अंदर तुम क्या करोगे, तुम इसके अंदर आयोडाइड का अटैक करा लोगे, I- का, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा भाई बताओ, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आयोडीन, ये बन गया तुम्हारे पास प्रोडक्ट। ये हो गया तुम्हारा फोर्थ का आंसर। अब आ जाओ भाई फिफ्थ का आंसर, ठीक है ना। फिफ्थ में क्या होगा, फिफ्थ बहुत आसान है, देखो तुम्हें दिया है CH3 CH2 Br और दे दिया है NaI, ठीक है, अभी अभी पढ़ा है, फिंकलस्टाइन रिएक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये यहाँ पे क्या लगा देगा, आयोडीन लगा देगा, सिंपल, प्लस क्या बन जाएगा NaBr, और ये NaBr क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा नीचे, ठीक। ये वाला क्वेश्चन हो गया। लास्ट बचता है ये वाला, सिक्स्थ वाला। अब देखो सिक्स्थ वाले के अंदर क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तुम्हारे पास में ये एक डबल बॉन्ड है और तुम्हें Br2 ऐड करना है, किसके प्रेजेंस में, HNu के प्रेजेंस में, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना जब HNu आता है ना तो हमेशा स्टेबल रेडिकल बनाया करो। तो हमेशा जब स्टेबल रेडिकल बनाओगे तो इस केस में क्या स्टेबल रेडिकल बनेगी, इसमें बनती है तुम्हारे पास में एलाइलिक रेडिकल, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक रेडिकल, एलाइलिक रेडिकल। और एलाइलिक रेडिकल क्या होती है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होती है, क्या होती है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होती है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अब कैसे होता है इसमें रेजोनेंस वो देख लेते हैं, कई लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती, वो मैं बता देता हूँ। देखो जैसे मान लो ये तुम्हारे पास में एक क्या नाम से एलाइलिक पोजीशन पे रेडिकल बना हुआ है, तो तुम एक काम करो, पहले ना इसको तोड़ दो, इस बॉन्ड को होमोलिटिक क्लीवेज करो। तो ये क्या होगा, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन पहले से था, अब ये दोनों जनरेट हो जाएंगे,
बस इस बार क्या करो, जिनको पहले जोड़ रखा था ना उनको तोड़ दो, और जिनको तोड़ रखा था उनको जोड़ दो, तो इन दोनों को जोड़ दो इस बार, ठीक है। तो क्या बनेगा बताओ स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा, यहाँ पर रेडिकल आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा क्या कि अगर ये 1 और 3 पोजीशन थी, तो अब जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड पोजीशन पे चला गया। देखो ना, पहले फर्स्ट पोजीशन पे था, अब थर्ड पोजीशन पे आ गया। देखो फर्स्ट से कहाँ मूव कर गया, थर्ड में मूव कर गया, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया। तो इसीलिए इसमें स्टेबल रेडिकल बनती है और वहीं पे प्रोडक्ट बनता है। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बताओ, एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन हो जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए हम एक और रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, ठीक है ना, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। ये एक्चुअली क्या करता है, ये भी 2 पोजीशन पे करा सकता है ब्रोमिनेशन, एक एलाइलिक पे और एक केस पे बेंजाइलिक पे, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रख लेना, ठीक। चलो तो आज अपन लोग यहीं तक कंप्लीट करते हैं, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाला नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे। आई होप यहाँ तक तुम्हें थोड़ा बहुत मतलब समझ में आ गया हो। अपन ने आज तो थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा सॉल्व किए, बट कोई नहीं, आई होप चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो रही हैं। तुम थोड़ा थोड़ा भी अगर सीख रहे हो रोज़ तो काफ़ी है, और अपन लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। और बाकी लास्ट में तो वही है यार, देखो अगर तुम्हें कंटेंट अच्छा लगता है ना, तो कई लोग क्या करते हैं, देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। देखो तुम्हें आई नो, मुझे पता है कि यार मतलब हमें इतनी बड़ी डील लगती नहीं है ये चीज़, हमें एकदम से लगता नहीं है कि हाँ यार ठीक है, क्या करना सब्सक्राइब, बट देखो ना उससे यार बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना। तुम्हें अभी नहीं लग रहा है, बट धीरे धीरे चीज़ें ना उसी से इम्प्रूव होंगी। अब जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़े तब मेरे को आइडिया आया कि हाँ यार ये एनसीईआरटी वाला ऐसा कुछ करना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे तुम सब्सक्राइब करोगे और मोटिवेशन आएगा, तो धीरे धीरे और चीज़ें दिमाग में आएंगी, लाएंगे फ्यूचर में और अच्छी चीज़ें, ठीक है। तो बस तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सपोर्ट करना है। तुम लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। अपने फ्रेंड्स को तो ज़रूर से शेयर करो, ठीक है ना। ग्रुप को जो है वो थोड़ा और बड़ा बनाओ, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है ना। आगे का कवर करते हैं फिर इसमें।